हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अपने वीज़ा नाइस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारे नवंबर मंथ की चल रही है। तो हमारी पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग यहाँ पे आईआर देखने वाले। आईआर में इट मीन्स कि इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे पहले हम लोग इस बार जो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले वो आरसीईपी के बारे में, क्योंकि इंडिया के द्वारा इसे रिजेक्ट कर दिया गया है। रिजेक्ट नहीं, इसे ज्वाइन करने से मना कर दिया गया है आरसीईपी का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो और भी इसके पर्सपेक्टिव को हम लोग देखने वाले हैं डिटेल में। 17th एशियान समिट है, इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ब्रिक्स है, G20 है, SCO हो, तो सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मीटिंग इस बार हुई है। तो कोविड को देखते हुए सब वर्चुअल मीटिंग हुई है, इसलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमारी आज की क्वेश्चन देख लीजिए। मेंस क्वेश्चन है, इसकी आंसर आप लोग को लिखनी है। एथिक्स से है, देखिए क्या यहाँ पे क्वेश्चन दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज है जो कि यहाँ पे जजमेंट का पार्ट थे, और अब क्या है कि वो मैटर को फिर से रेफ़र किया गया है 5 जज बेंच में, जिसमें कि फिर से वो मेंबर है। तो जज इसको जो है ना, इनको ये जाने जाते थे ये ऑनेस्टी के लिए और इंटीग्रिटी के लिए, बट देयर इज़ इमेंस प्रेशर ऑन हिम टू रेस्क्यू हिमसेल्फ एज हिज प्रेजेंस ब्रिंग्स पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि यहाँ पे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि वो अपने आप को इस जो यहाँ पे जो ग्रुप बनाया गया था, 5 जज बेंचेस थी, उनसे इनको अपने आप को हटाना है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। बट ही रिफ्यूजेस टू डू सो। यानी कि इनको कहा जा रहा था कि आप इस जजमेंट में जो बेंच बनाया गया है उसमें से आप बाहर निकल आइए, बट ये जज जो है इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिए। आपके व्यू में व्हाट शुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंडक्ट इन दिस सिचुएशन, यानी कि इस सिचुएशन में अगर आप खुद को अपने आप को अब इस जज की जगह पे रख के देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के आप जज हो, जिसमें कि ऑलरेडी एक जजमेंट में जो है आपका पार्टिसिपेशन था, फिर उस जजमेंट को फिर से रेफर किया जा रहा है 5 जज बेंच में, जिसमें कि अगेन आपको उसमें मेंबर बनाया गया है और आपको बस आपके ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के लिए आपको जाना जाता है। बट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है ना कि आप इस जो 5 जज बेंच है उसमें से अपने आप को बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप क्या चाहते हो कि आप इससे बाहर नहीं निकलोगे, अगेन आप इस जज के मेंबर बनोगे और यहाँ पे बेंचेस के मेंबर बनोगे और फिर से इस जजमेंट में पार्टिसिपेट करोगे। तो इस सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि क्या आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट कंडक्ट होना चाहिए? कुछ अच्छा खासा आपको रीज़न देना है अपने व्यूज़ को जस्टिफाई करने के लिए। यानी कि अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जज का क्या यहाँ पे रहता है, तो उस हिसाब से आप अपने अगर कुछ भी बातों को लिखते हो तो उसको जस्टिफाई करने के लिए भी रीज़न देना है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। फिलहाल मैं 10 मार्क्स की ही रख रही हूँ, 150 वर्ड्स में या 200 वर्ड्स में भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखने का अच्छे से कोशिश कीजिएगा। वर्ड लिमिट में यहाँ पे अभी 200 तक रख रही हूँ, 150 to 200, ठीक है, लिखने का कोशिश कीजिएगा। और अगर आप लोग लिख लिए हो और चाहते हो कि आपकी आंसर्स को कोई इवेल्युएट करे, तो उसके लिए हमारी जो यहाँ पे मीन्स आंसर राइटिंग सीरीज़ चल रही है, टेस्ट सीरीज़, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको बस यहाँ पे मेल करना होगा। फर्दर आप लोग को यहाँ पे जानकारी मिलेगी कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। फाइन, तो लिखने का कोशिश कीजिएगा। काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है। आइए कल जो मैं कुछ क्वेश्चन पूछी थी उसके आंसर बता देती हूँ। कौन से 2 स्टेट है जहाँ पे ऑनलाइन गैमलिंग को परमिट किया गया है? गैमलिंग और बेटिंग जो है किस शेड्यूल के अंदर आता है और कौन से सब्जेक्ट में आता है? साथ ही आर्टिकल 77 की 3 क्या है? आर्टिकल 77 की 3 अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को अलाउ किया गया है कि वो कुछ यहाँ पे रूल्स बना सकते हैं मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शंस के लिए। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी बिजनेस है उसको सही तरीके से ट्रांजैक्ट करने के लिए रूल्स अगर बनाना हो तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो रूल्स बना सकते हैं, और रूल्स बना के मिनिस्टर्स को वो यहाँ पे एलोकेट भी कर सकते हैं कि वो इस तरीके के बिजनेस को कंडक्ट करें। फाइन, तो यहाँ पे पावर किसकी बताई जा रही है? प्रेसिडेंट की। गैमलिंग और बेटिंग की बात करें तो ये स्टेट लिस्ट में आता है, स्टेट सब्जेक्ट में आता है, और 7th शेड्यूल में जो है 3 तरीके के लिस्ट के बारे में बातें की गई है, यानी कि सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। सिक्किम और नागालैंड है जिसमें कि ऑनलाइन गैमलिंग को परमिट किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है। बाकी आईआर देखते हैं, उसके बाद कल फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं आरसीईपी की। आरसीईपी की पहले फुल फॉर्म पे ध्यान दीजिएगा। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, यानी कि इकोनॉमिक पर्पस से यहाँ पे पार्टनरशिप करने के लिए एक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव है। इट मीन्स कि कौन से यहाँ पे रीजन की बात करें तो आप लोग देख सकते हो ये साउथ पैसिफिक वाला रीजन है। साथ ही यहाँ पे आपका साउथ पैसिफिक वाला रीजन यहाँ पे आ जाएगा। एशिया पैसिफिक भी से कह सकते हैं। तो यहाँ पे 15 एशिया पैसिफिक नेशंस के द्वारा यहाँ पे आरसीईपी को ज्वाइन किया गया है। वहीं अगर इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया का यहाँ पर मानना है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे किया जा रहा है उससे ये बाहर रहेंगे। टोटल यहाँ पे मेंबर आपको जो है 16 कंट्रीज़ देखने को मिलेंगे, जिसमें कि 15 कंट्रीज़ रेडी थे इस ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने से, लेकिन इंडिया यहाँ पे एग्री नहीं है इस ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने में।
अब यहाँ पे RCEP के बारे में देखते हैं, उससे पहले कुछ कंट्रीज़ का यहाँ पे देख लीजिए कि कौन कौन से कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे RCEP के बारे में, RCEP के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि 10 एशियन नेशन है और साथ ही साथ 6 अदर कंट्रीज़ भी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनई, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। तो ये सारे आपको देखने को मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 मेंबर जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये एशियन कंट्री है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। तो ये एशियन मेंबर है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा 6 नेशन यहाँ पे और जोड़ा गया है। पहले तो यहाँ पे आपका इंडिया और चाइना है, दूसरा साउथ कोरिया और जापान है, और तीसरा यहाँ पे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो इस तरीके से याद रखना है। 2 यहाँ पे है इंडिया चाइना, 2 यहाँ पे साउथ कोरिया और जापान, 2 यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। बाकी ये बीच की जितनी कंट्री है वो कौन सी कंट्री है, तो एशियन कंट्री। 10 + 6 = 16, यानी कि यहाँ पे टोटल RCEP में आपको देखने को मिलेंगे कि 16 नेशन है। RCEP की बात करें तो ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी कि इसमें जितने भी यहाँ पे आपको कंट्रीज़ देखने को मिल रहे हैं सबके बीच में फ्री ट्रेड है। कहने का मतलब है कि टैरिफ नहीं लगता है जब ये आपस में मतलब कि जो ट्रेड करते हैं तो उसमें जो है इसमें टैरिफ वगैरह या फिर जो यहाँ पे ड्यूटीज़ होती है वो सब नहीं लगते या फिर बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर 10 एशियन मेंबर है और इसके साथ हम लोग ने देख लिया ये एक अब ये एक इसमें आप देखोगे कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेड ब्लॉक ये बन गया है, यानी कि इसमें कितने लोग हैं, 2.2 बिलियन पीपल्स है और 30% जो है वर्ल्ड की इकॉनमी यहीं से प्रेजेंट की जा रही है। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है आपको ट्रेड ब्लॉक देखने को मिलेगा। RCEP जो है पहली बार प्रपोज किया गया था 19th एशियन मीट में, जो कि 2011 में ये मीटिंग हुई थी, और इसका एम यही था कि एशियन कंट्रीज़ में और उनके जो ट्रेड पार्टनर है ना उनके बीच में एक अच्छा खासा मार्केट बनाना है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि RCEP कहाँ से निकल कर आया, तो 2011 में ये बना है और साथ ही साथ जो है 19th जो एशियन मीटिंग हो रही थी उससे ये निकल कर आया है। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया भी यहाँ पे RCEP के नेगोशिएशन का तो पार्ट है, लेकिन 2019 के नवंबर में ये ड्रॉप आउट कर दिया और बहुत सारी इश्यूज़ बताई गई हमारे द्वारा। बहुत सारे इश्यूज़ थे जिसको कि यहाँ पे अभी भी अनसॉल्व रखा गया था, लेकिन हालांकि चाइना कुछ कंट्रीज़ इसको मानने के लिए रेडी थे कि हमारे द्वारा कुछ कंसर्न रखा गया था RCEP को ज्वाइन करने से पहले, लेकिन बहुत सारी कंसर्न जो है वो सॉल्व नहीं हुई थी, इसलिए अभी तक हम लोग बाहर हैं। और इंडिया के द्वारा जो है ना कहा गया है कि हम लोग बाद में कभी फ्यूचर में जो है ज़रूर ज्वाइन करने के बारे में सोचेंगे। अभी इंडिया रेडी नहीं है ज्वाइन करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आजीवन कभी भी इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। इंडिया के द्वारा जो है आगे आने वाले दिनों में भी RCEP को ज्वाइन किया जा सकता है। अब यहाँ पे रीज़न समझते हैं कि इंडिया के द्वारा क्यों RCEP के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ज्वाइन नहीं किया गया। तो सबसे पहली बात है कि ट्रेड अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड के लिए ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारा ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है RCEP के मेंबर्स कंट्री के साथ। सबसे पहला तो आप अगर यहाँ पे देखो तो ट्रेड डेफिसिट RCEP के कंट्रीज़ के साथ जो है ना ऑलमोस्ट हमारा लास्ट 5 से 6 ईयर्स में डबल हो चुका है। 2013-14 में वही हमारा $54 बिलियन था, लेकिन वही बढ़ के 2018-19 में कितना हो गया, तो $105 बिलियन हो गया, यानी कि जस्ट हमारा डबल हो गया, ट्रेड डेफिसिट हो गया। कहने का मतलब है कि इंडिया में इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है लेकिन हम लोग एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। यानी कि देखिए एक ट्रेड बैलेंस कब होता है, जब यहाँ पे हमारी इंडिया के बारे में देखें तो हम लोग एक्सपोर्ट भी उतने ही कर रहे हैं जितना हम लोग दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो गया, ठीक है, और एक्सपोर्ट कम हो गया ना, तब ये क्या होता है कि हम लोग डेफिसिट में यानी कि घाटे में चल रहे हैं। फाइन, तो यही चीज़ इंडिया के साथ हो रहा है कि इंडिया में क्या हो रहा है ना कि हम लोग की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स तो उतनी बूस्ट है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं कि सारी चीज़ें हम लोग बाहर से मंगवा लेते हैं। हम लोग जो है यहाँ पे ज़्यादा चीज़ बेच नहीं सकते, तो हम लोग दूसरे कंट्रीज़ को ज़्यादा चीज़ दे नहीं रहे, लेकिन दूसरे कंट्रीज से ज़्यादा चीज़ जो है हम लोग अपने कंट्री पे मंगवा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है ना ट्रेड में, व्यापार में घाटे में चल रहे हैं। तो ये घाटे में जो है ना और ज़्यादा बढ़ते गया है। और इसमें से आप देखो टोटल $105 बिलियन में से चाइना के साथ अकेले हमारा कितना है, तो $53 बिलियन है, यानी कि आधा तो चाइना के ही साथ है। इसलिए आपको हमारे इंडियन मार्केट जो है ना चाइनीज़ गुड से पूरी फ्लडेड दिखती है, पूरी भरी परी दिखती है। तो सबसे पहला रीज़न तो यही है। दूसरा है कि जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन है, यानी कि इंडिया चाहता है कि RCEP में जो है ना वो एक्सक्लूड करे जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो यहाँ पे ऑब्लिगेशन है ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चैप्टर से, तो इसको हटा दें। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे इतने सारे कंट्रीज़ हैं, तो इंडिया अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा अगर यहाँ पे वियतनाम को देती है तो क्या होगा कि वियतनाम में से जो सामान आ रहा है ना वो इंडिया में फ्रीली इंटर होगा, और इंडिया से जो सामान जा रहा है वियतनाम में वो फ्रीली इंटर वहाँ पर भी होगा। तो किसी भी तरीके का रोक टोक नहीं होगा, ज़रा सा भी यहाँ पर कोई भी ड्यूटीज़ या फिर कोई भी टैक्सेस नहीं लगेगा। और मोस्ट फेवर्ड नेशन है, यानी कहने का मतलब है कि जैसे अगर हम लोग यहाँ पे वियतनाम को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो यही सामान अगर मान लीजिए कि यहाँ पे वियतनाम के द्वारा निकला, लेकिन वो सामान जो
जो है यहाँ पे अगर मान लीजिए कि चाइना में जाना था तो चाइना में नहीं जाएगा, वो इंडिया में आ जाएगा, क्योंकि इंडिया ने इसको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया है। यानी कि चाइना में पहले जाता था, लेकिन जैसे ही इंडिया के द्वारा मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वियतनाम को दे दिया जाएगा तो वियतनाम से वो सामान जो है इंडिया में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो ये दर्जा दिया जाता है इसको हटा देना है, और ये अब यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। स्पेशली जो कि यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट कंट्री है, जैसे इंडिया का चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो ये सारे कंट्रीज़ के साथ यहाँ पे नहीं रखने के लिए कहा गया है। थर्ड है कि सिक्योरिटी कंसिड्रेशंस को लेकर, यानी कि क्लोजर जो इकोनॉमिक टाइज़ है RCEP के अंदर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि कुछ कंट्रीज़ जो इस रीजन के हैं ना वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो सकते हैं चाइना की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोएर्शन को लेकर। क्योंकि आपको पता है कि चाइना वाले क्या करते हैं कि इतना सस्ता सामान वो अवेलेबल कराते हैं। जैसे आप लोग फ़ोन के बारे में भी देख सकते हो कि आधे से ज़्यादा जो है ना, मुझे लगता है 90% जो लोग हैं वो चाइनीज़ फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो इतने सस्ते दाम में सारे क्वालिटी फ़ीचर्स प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि और अगर ब्रांड में आप जाओगे तो उसके लिए आपको डबल या ट्रिपल जो है वो खर्चे करने पड़ेंगे। तो इसलिए चाइना जो है हर एक चीज़ में आप लोग देखो, चाहे वो इकोनॉमिक हो पॉलिटिकल हो, वो सारे तरीके से जो है सारे कंट्रीज़ के ऊपर दबदबा बनाने का कोशिश करता है। तो सिक्योरिटी भी नहीं होता है सब। समटाइम्स तो ये भी कहा जाता है कि जितने भी चाइनीज़ फ़ोन होते हैं ना उसमें कुछ चिप होते हैं जिसके थ्रू जो है हमारे इंडियंस का डेटा जो है वो चोरी करते हैं। जैसे अभी जितने ऐप भी बैन किया गया है तो ऐप के थ्रू भी यही कहा जाता है कि चाइनीज़ वाले जो है गलत तरीके से इंडियंस की जो है डेटास को वो अपने पास रख रहे थे। तो ये हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सही नहीं है, इसलिए इसको जो है हम लोग यहाँ पर ख़त्म करने की बात करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग देखो कि ये भी एक रीज़न है जिसके कारण हम लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। साथ ही लैक ऑफ एडिक्वेट प्रोटेक्शन है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को। आप लोग देखो कि यहाँ पे चाइनीज़ की मार्केट, तो अगर अभी हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है तब हमारा ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ जो है $53 बिलियन है। लेकिन अगर हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो हम लोग तो है चाइनीज़ मटेरियल को रोक भी नहीं पाएंगे। आज के डेट में तो हम लोग चाइनीज़ मटेरियल को रोक पाते हैं, हमारे कंट्री में इंटर नहीं कर पाता है, क्योंकि हम लोग एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते, हम लोग यहाँ पे काउंटरफिट ड्यूटी लगाते हैं। तो ये सारे कुछ ऐसे टैक्सेस है जिसको हम लोग लगा कर जो है यहाँ पे चाइनीज़ गुड्स को इंडिया में इंटर होने से रोकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो चाइनीज़ वाले तो सारे सामान हमारे पास फेंक के चले जाएंगे सस्ते वाले, फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से ठप हो जाएगी, हमारे जो जितने यहाँ पे लोकल प्रोडक्ट्स है उसकी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए भी यहाँ पे हम लोग इसको जो है ज्वाइन नहीं किए। साथ ही लैक ऑफ सर्विस कंपोनेंट भी है। बहुत सारे जो डेवलप्ड RCEP कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडिया जो है अपने सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है, तो हो सकता है ऐसा कि वो जो है इंडिया से सामान ना लेकर वो दूसरे कंट्री से सामान ले लें। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती है, सर्विस की जो है सही तरीके से यहाँ पे आपको कमी देखने को मिलेगी। लोकल इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। लार्ज नंबर ऑफ सेक्टर है हमारी, जैसे डेयरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, प्लास्टिक है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मशीन टूल्स है, पेपर, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स, कुछ और भी ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें कि आप लोग देखो कि RCEP को अगर हम लोग ज्वाइन कर लेना तो सस्ते जो प्रोडक्ट्स है वो दूसरे दूसरे कंट्री के हमारे कंट्रीज़ में आ सकते हैं, जिससे कि हमारा ये सारा जो फील्ड है वो कहीं ना कहीं हर्ट हो जाएगा। डेयरी मार्केट में आप लोग देखोगे तो वियतनाम बहुत आगे आज के डेट में चल रहा है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वियतनाम की दूध वगैरह जो है हमारे कंट्री में आ जाए, और फिर हमारे कंट्री की जो डेयरी प्रोडक्ट वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर भी है हम लोग डेयरी प्रोडक्ट में, तो इस ये भी कहीं हर्ट हो सकता है। फिर उसके बाद तो फार्मर्स की यहाँ पे और भी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। एग्रीकल्चर में भी अगर हमारी प्रोडक्ट्स जो है नहीं ज़्यादा बिकेगी, दूसरे कंट्री की प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगी, तो हमारे एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आ सकती है, किसान भाई को प्रॉब्लम हो जाएगा। साथ ही आप लोग देखो कि जो इम्पैक्ट है पहले का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का इंडिया का ट्रेड में, तो वो ऐसे भी जो ट्रेड बैलेंस है ना वो उतना सही नहीं था। बहुत सारे ट्रेंड्स आप लोग देखोगे जो आज के डेट में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि यहाँ पे फेवर नहीं कर रहे हैं कि ये दूसरी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करे। यानी कि आप लोग देखो यूजुअली यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने से इंडिया को ये ज़रूरत है हो जाएगा कि वो अपने इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को कम कर दे। यानी कि जो दूसरे सामान हमारे कंट्री में आते हैं, तो हमें अगर लगता है ना कि नहीं ये स्टील जो है हमारे कंट्री में जो स्टील प्रोड्यूस होने वाले हैं उसकी महत्व को कम कर देगा, क्योंकि बाहर से जो स्टील आ रहा है वो सस्ते दाम की है और हमारे कंट्री में जो स्टील का प्रोडक्शन होता है वो महंगे दाम का है, तो हमारे स्टील की प्रोडक्शन की जो है महत्व है उसको कम कर देगा, तो हम लोग उसमें ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा देते हैं। लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने से क्या हो सकता है कि हमें जो है ना मजबूरन इंपोर्ट ड्यूटीज़ को कम करना होगा। तो इससे जो मोस्ट पार्टनर कंट्रीज़ होते हैं ना वो यहाँ पे लो इंपोर्ट ड्यूटीज़ ही लगाते ताकि और यहाँ पे कट कर दें, तो इससे जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रेड डाइवर्शन भी हो जाता है। साथ ही नीति आयोग की एक रिपोर्ट थी जिसके द्वारा ये कहा गया था कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो पार्टनर्स को वो यहाँ पे आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। यानी कि जो हम लोग बाहर भी भेज रहे हैं ना, लेकिन जिस भी कंट्रीज़ के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो उसके साथ हमारा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है और हम लोग हाई ट्रेड डेफिसिट में जा रहे हैं। इसके कारण फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ऐसा नहीं
नहीं कि पहली बार है, हमारा तो और भी कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन हमारा पास्ट रिजल्ट अच्छा नहीं था, हम लोग जो है उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो अगर आप लोग को पता है कि पहले से आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो और वो उसी प्रोसेस में चलते हुए आप अपना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, लास्ट ईयर आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ क्योंकि आपका पैटर्न उसी तरीके से था, वही पैटर्न आज भी डेट में आप लेकर चलोगे तो क्या आपका 2021 का भी प्रीलिम्स क्लियर होगा? नहीं क्लियर होगा, आप फिर गड्ढे में चले जाओगे। तो वही सेम चीज़ है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को इंडिया पहले भी दूसरे कंट्री के साथ साइन किए थे, लेकिन उससे समझ में आ गया कि इंडिया को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है बल्कि घाटा ही हो रहा है। तो फिर यही चीज़ों को जो है ना हम लोग इतने बड़े पैमाने पे क्यों साइन करें जिससे कि हमारी कंट्री की इकॉनमी और ज़्यादा ठप हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी बात है। कुछ और रीज़न अगर हम लोग देखें तो क्रेडिबल एश्योरेंस यानी कि मार्केट एक्सेस का जो है यहाँ पे कमी है। क्या गारंटी है कि मार्केट एक्सेस तो अच्छी मिलेगी, मार्केट तो अच्छी मिलेगी, लेकिन मार्केट को एक्सेस करने का जो है यहाँ पे क्या क्रेडिबिलिटी है। साथ ही डिफरेंस भी देखने को मिलता है टैरिफ स्ट्रक्चर में। चाइना के जो सामान होता है ना वो आप लोग देखोगे कि टैरिफ उनका जो है ना डिफरेंट होता है, हमारे लिए अलग होगा, वियतनाम के लिए अलग होगा, लाओस के लिए अलग होगा, तो ये अलग अलग भी यहाँ पे टैरिफ होता है। साथ ही इंडिया का आप देखो तो बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ना आसियान कंट्रीज़ के साथ है ही। आसियान में आप लोग जितना भी देख रहे हो, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, तो ये सारे कंट्रीज़ के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ही। उसके साथ साथ हमारा कोरिया और जापान के साथ ही है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि नेगोशिएशंस जो है ना ऑलरेडी हम लोग बात करने के ऊपर चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी। तो बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ तो हमारा पर्टिकुलर बायलैटरल यानी कि दो कंट्री के बीच में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, तो उसको तो हम लोग साइन किए हुए है ही। और अभी हम लोग जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से भी बात कर रहे हैं, तो इस बायलैटरल में तो हम लोग साइन किए हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे हम लोग साइन नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग साइन करके घाटे में जा रहे हैं। साथ ही ई कॉमर्स चैप्टर अगर हम लोग देखें तो उसमें कुछ क्लॉज है जो कि डेटा लोकलाइजेशन के नॉर्म्स को जो इंडिया में चल रहा है ना उसको अफेक्ट करेगा। डेटा लोकलाइजेशन यानी कि हमारे कंट्री का जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है और हमारे कंट्री के लोग का जो भी डेटा है ना वो सिर्फ हमारे कंट्री में सेव होने चाहिए, दूसरे कंट्री में जाके सेव नहीं होना चाहिए। तो इसी को कहते हैं डेटा लोकलाइजेशन। तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ हमें जो है ना प्रॉब्लम है, इसको अगर हम लोग साइन कर लेते हैं। तो ये सारे तो कुछ इश्यूज़ है जो कि आपको समझना चाहिए। लेकिन पॉसिबल इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है नहीं ज्वाइन करने से? ऐसा थोड़ी है कि अगर इंडिया ज्वाइन कर ले तो इंडिया अगर ज्वाइन नहीं करे तो उससे सिर्फ इंडिया को फ़ायदा ही फ़ायदा है, कुछ तो कुछ नुकसान हो गई ना। मैं हमेशा कहती हूँ हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एवरी कॉइन हैज़ टू साइड। तो वैसे ही हर एक यहाँ पे चीज़ों की दो बातें होती है। अगर हम लोग साइन नहीं कर रहे हैं और इतना ज़्यादा कंसर्न दिखा रहे हैं कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा, तो एक घाटा और भी है, यानी कि अगर हम लोग नहीं साइन करके भी जो है ना बहुत अच्छा महान काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा देखिए, सबसे पहला है कि प्रोटेक्शनिस्ट इमेज यहाँ पे निकल कर आएगा। जैसे आप लोग देखते हो कि बहुत सारी कंट्रीज़ कभी कभी ऐसा काम करती है ना कि अपने ही मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने मार्केट को बढ़ावा देने के लिए दूसरे कंट्री का सामान लेने से बंद कर देते हैं। तो यही चीज़ें अब हमारी इंडिया की इमेज भी ऑल ओवर द वर्ल्ड में यही निकल कर आएगी कि इंडिया जो है प्रोटेक्शनिस्ट है, यानी कि हम लोग सिर्फ अपने ही मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं कि अपने इकॉनमी को ओपन नहीं कर रहे हैं। हालांकि हमारा मिक्स्ड इकॉनमी, ओपन इकॉनमी है, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन नहीं करने का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो है ना यहाँ पे प्रोटेक्शनिस्ट इमेज लेकर आ रहे हैं और वो भी हम लोग सेल्फ रियलाइंस हो रहे हैं। तो आप लोग को पता है कि अभी आत्मनिर्भर अभियान लेकर आया गया है जिसमें कि हम लोग अपने यहाँ की लोकल फॉर वोकल्स बनेंगे, सॉरी वोकल्स फॉर लोकल बनेंगे। तो हम लोग अपने ही लोकल सामानों के लिए जो है हम लोग अपनी जो सामानें हैं उनको यहाँ पे यूज़ करेंगे और उनको यहाँ पे बढ़ावा देंगे। तो ये चीज़ें इमेज निकल कर आ सकती है। सेकंड है कि हमारा इंडिया का एक्सपोर्ट सेक्टर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि आप लोग देखो इस तरीके का ह्यूज जो यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है और यहाँ पे एशियन सप्लाई चेन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगा इस तरीके के RCEP से। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि हम लोग जो है एक्सपोर्ट करेंगे तो इससे क्या होगा कि दूसरे कंट्रीज़ को ज़्यादा हमें टैरिफ देना होगा, हमें टैक्सेस देना होगा। तो बेटर है ना कि वो कंट्री क्या करेगी कि दूसरे कंट्री से ही यहाँ पे खरीदेगी जिनसे उनको जो है ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ पे समझिए कि RCEP के यहाँ पे दो मेंबर है, जैसे सिंगापुर है, ठीक है, सिंगापुर है और यहाँ पे मलेशिया है। तो मान लीजिए कि इंडिया से सामान जा रहा है सिंगापुर में, लेकिन इंडिया से स्टील जो है वो सिंगापुर में जा रहा है, तो ये यहाँ पे 50 रुपीज़ पर केजी है, ठीक है, जस्ट फॉर इमेजिन 50 रुपीज़ पर केजी है। लेकिन मलेशिया से टैक्स वैक्स लग के, लेकिन मलेशिया से यही स्टील जो है ना सिंगापुर में जा रहा है और ये 40 रुपीज़ पर केजी है, क्योंकि यहाँ पर तो टैक्स लग नहीं रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो पहले क्या था कि सिंगापुर जो है इंडिया का स्टील लेता था, लेकिन अभी यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, तो अब सिंगापुर क्या करेगा कि मलेशिया से लेगा, इंडिया से नहीं लेगा। तो हम लोग जो इतना अच्छी तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं, अब वो हमारा एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं हर्ट हो सकता है, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले को ज़्यादा यहाँ पे फेवर किया जाएगा।
साथ ही हमारे पास जो है ना क्या हो गया कि हम लोग एक अपॉर्चुनिटी लॉस कर गए हम लोग अपने पोस्ट कोविड वर्ल्ड में अपनी पोजीशन बनाने में। यानी कि कोविड के बाद, क्योंकि कोविड ने सारे अर्थव्यवस्था को जो है तहस नहस कर रखा, तो ऐसा हो सकता था कि आगे आने वाले पोस्ट कोविड के बाद जो है हम लोग अपनी अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे ख़त्म कर दिए कि हम लोग अपना अच्छा पोजीशन नहीं बना पाए। साथ ही साथ इफेक्ट देखने को मिलेगा बायलैटरल टाइज में, जो भी आरसीईपी की कंट्रीज़ है। तो काफ़ी कंसर्न यहाँ पे निकल कर आ सकती है कि ये जो ऐसा डिसीजन है कि हम लोग अपने आप को आरसीईपी से बाहर रखें, तो ये डिसीजन जो है ना इंडिया का बायलैटरल ट्रेड जो है उसको कहीं ना कहीं हैम्पर कर सकता है। साथ ही हमारे कंज्यूमर को भी लॉस होगा। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि मोर एक्सपेंसिव होते हैं इंडियन कंज्यूमर के लिए, स्पेशली जब हम लोग ग्लोबल ट्रेड की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, सप्लाई चेन की बात करते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस ये फेस कर रहे हैं क्योंकि कोविड-19 के पैंडेमिक को लेकर। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम लोग बाहर की मार्केट को एक्सेस करें तो हमारे यहाँ के जो कंज्यूमर है उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है मार्केट से उत्पन्न होने वाले सामानों को वो इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये सारी यहाँ पे जो है फ़ायदे बताए जा रहे हैं, लेकिन ये सारे फ़ायदे को हम लोग यहाँ पे लॉस कर चुके हैं क्योंकि आरसीईपी को हम लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हम लोग को बेनिफिट्स को डिस्कस करना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है डोमिनेंट हो गए, एक ही चीज़ को देख रहे हैं कि हमारी डोमेस्टिक मार्केट हर्ट हो जाएगी तो हम लोग इसको जो है आगे नहीं साइन कर सकते। लेकिन इसका दूसरी तरफ आप देखो कि काफ़ी बेनिफिट भी तो है ना, तो ये सारे बेनिफिट पॉइंट भी देखना चाहिए। उसी को देखते हुए जो है हम लोग को यहाँ पे आरसीईपी को साइन करना चाहिए। साथ ही यहाँ पे इंडिया को एक्सपोर्ट सेक्टर ग्लोबली बनाने के लिए जो है हम लोग को यहाँ पे कोशिश करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग अगर इस तरीके के मार्केट से जुड़ेंगे, यानी कि अगर हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर साइन करेंगे तो इंडिया के ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि चलो ठीक है हम लोग को एक्सपोर्ट और ज़्यादा करना है। हम लोग का जो ट्रेड डेफिसिट है तो उसमें मेन क्या है कि हम लोग को एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्री उतनी अच्छी नहीं है। तो हमारी जो कोर यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, बेसिक प्रॉब्लम है, उसको हम लोग यहाँ पे सही करेंगे तो हम लोग के ऊपर क्या होगा कि एक प्रेशर होगा कि नहीं, हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बूस्ट करना है, हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा सामान करना है, तो उसके लिए हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगानी होगी, उसको सही तरीके से काम करवाना है, उसमें सही तरीके से जो है मैन्युफैक्चरिंग करवानी है। तो ये एक तरीके का कंपटीशन जब मार्केट में आता है ना, तभी लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो इसलिए मेहनत करना ज़रूरी है। अभी क्या है कि हम लोग तो अलग थलग होकर बैठ गए, तो जैसे चलते आ रहा था वैसे ही चलते आएगा, मार्केट में कोई चेंज नहीं आएगा। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसे ठप पड़ी थी, शायद अभी भी उतनी ही स्लो ठप पड़ेगी। अगर प्रोग्रेस भी होगा तो बहुत स्लो नॉर्म्स में होगा, बहुत फास्ट तो नहीं होगा क्योंकि हमारे वहाँ कोई प्रेशर नहीं है। अब आप लोग देखते हो कि हर एक दिन आप लोग कितने स्पीड से पढ़ते हो, बहुत स्लो स्पीड से पढ़ते हो, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम आता है 10 दिन 15 दिन पहले आपकी स्पीड तेज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रेशर होता है आपके ऊपर, कम टाइम होता है, ज़्यादा आपको रिवाइज करना है, ज़्यादा चीज़ें कवर करना होता है, तो आप लोग के ऊपर प्रेशर आता है, तो आप लोग वो काम तेज़ी से करते हो। तो बिना प्रेशर के काम सही से नहीं होता है। तो ये क्या था कि अगर हम लोग आरसीईपी को ज्वाइन करते तो हमारे कंट्री में एक प्रेशर पड़ता तो शायद हम लोग जो है ना, हमारी जो आज तक चीज़ें ठीक नहीं हो पाई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो वो कहीं ना कहीं ठीक हो पाती। नेक्स्ट है कि हम लोग यहाँ पे बायलैटरल जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको नेगोशिएट करने पे फोकस करना चाहिए, और साथ ही साथ ट्रेड कॉम्प्लीमेंटरीज भी और मार्जिन भी होना चाहिए कि हमारी प्रेफरेंस जो है ना वो हाई हो। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे यूरोपियन यूनियन है, यूएसए है, तो इसके ऊपर अब हम लोग को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। इनको हम लोग ज़्यादा जो है अपनी एक्सपोर्ट करेंगे सामान, इनके साथ हम लोग को रिलेशन ज़्यादा यहाँ पे अच्छा करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखो कि एशियन जितने भी कंट्रीज़ थे, अब उनको तो हम लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो जैसे मैं अभी बताई कि सिंगापुर क्या करेंगे कि हमारी जो सामान है, हमारी स्टील को नहीं खरीद के अब वो मलेशिया से खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उनको सस्ते दाम पे मिल रहा है, उनको टैरिफ नहीं देना पड़ रहा है। तो ये मार्केट तो हम लोग जो है ना कहीं लॉस कर रहे हैं। इस मार्केट में हमारी कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, तो हमें अपने लिए एक ऑल्टरनेटिव मार्केट ढूंढना चाहिए। उसके लिए यूरोपियन यूनियन है, ये एक 27 कंट्रीज़ की जो है समूह है, जो कि यूरोपियन कंट्री है। पहले 28 था, अब ब्रिटेन यहाँ से बाहर निकल गया, तो अब ये 27 है। साथ ही यूएसए भी है, जो कि बहुत बड़ा ये हमारा मार्केट है। और अभी ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रेड पार्टनर्स भी जो है, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर आज की डेट में यूएसए है। पहले चाइना हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में अब यूएसए आ चुका है। तो इसलिए ये अच्छी मार्केट है जहाँ पे हम लोग अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सके। फाइन। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही है, जो कि काफ़ी अच्छी थी। मुझे अब ऐसा लगता है कि आपके पास एक हॉलिस्टिक कवरेज हो चुका होगा, सारे पॉइंट्स आपको मिल चुके होंगे, प्रॉन्स एंड कॉन्स के और वे फॉरवर्ड भी। इंडिया का ट्रेड बैलेंस अगर हम लोग आरसीईपी मेंबर कंट्री के साथ देखें तो आसियान के साथ आप लोग देख सकते हो कि -23.80 है, चाइना के साथ -48 है, साउथ कोरिया के साथ -10 है, जापान के साथ -7 है, न्यूजीलैंड के साथ -0.14 है, ऑस्ट्रेलिया के साथ -6.93 है। तो बहुत ज़्यादा हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, ये आपने देख लिया।
RCEP के बारे में हमने देखा, इसके बेसिक बारे में देखा कि कहाँ से ये निकल कर आया। उसके बाद क्यों हम लोग जो है इससे बाहर रहे, सारे रीज़न हम लोग देखें कि ट्रेड डेफिसिट है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, सिक्योरिटी कंसर्न है, लैक ऑफ जो है हमारी प्रोटेक्शन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को नहीं मिलेगा, साथ ही यहाँ पे लोकल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। पहले का जो हम लोग बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था तो उसी के इम्पैक्ट को देखते हुए आगे ये भी सोचा गया कि नहीं बाहर ही रहते। कुछ और भी रीज़न है, लेकिन पॉसिबल इम्प्लीकेशन क्या है नहीं ज्वाइन करने से कि हमारा इमेज जो है प्रोटेक्शनिस्ट इमेज बन जाएगा, हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारा जो अपॉर्चुनिटी था वो हमने लॉस कर दिया, और इफेक्ट भी पड़ सकता है जो बायलैटरल टाइज है RCEP कंट्रीज़ के साथ, और हमारे कंज्यूमर को एक बहुत बड़ा घाटा हुआ है। तो फाइन, अब आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट आर्टिकल में, जो कि है 17th एशियान इंडिया समिट। तो अभी एशियान की मेंबर कंट्रीज़ आपने देख लिया, तो यही 17वीं अभी यहाँ पे मीटिंग हुई है, जो कि वर्चुअली हुई है, यानी कि ऑनलाइन हुई है। कोविड-19 को देखते हुए कोई भी तो यहाँ पे आप लोग देखो कि डिप्लोमेट्स जो है वो ट्रैवल नहीं कर रहे, तो सारी यहाँ पे समिट जो है इस बार ऑनलाइन हुई है। तो पहले यहाँ पे की हाईलाइट समझते हैं। इंडिया के द्वारा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया गया है कोविड-19 एशियन रिस्पांस फंड में, तो कितना दिया गया है, $1 मिलियन का। तो 1 मिलियन दिया गया है, सबसे पहले ये आपको याद रखना है। इंडिया और एशियान के द्वारा यहाँ पे जो एशियन इंडिया प्लान ऑफ एक्शन 2021 से लेकर 25 तक जो लाया गया है उसको अडॉप्ट किया गया है। अब इस न्यू प्लान ऑफ एक्शन में क्या है कि यहाँ पे जो पहले का प्लान ऑफ एक्शन था 5 साल का, उसी को यहाँ पे रखा गया है, यानी कि जितना हम लोग ने अडॉप्ट किया है तो वो तो ठीक है, जितना बच गया है उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और कुछ यहाँ पे गाइडलाइन दिया गया है कि कैसे एशियन और इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसको कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। प्लान ऑफ एक्शन के बारे में देखें तो यहाँ पे फ्यूचर स्ट्रैटेजीज रखा गया है, कुछ इंगेजमेंट है कुछ फील्ड को लेकर, जैसे पॉलिटिकल कॉपरेशन, मैरीटाइम कॉपरेशन, ट्रांसनेशनल क्राइम एंड काउंटर टेररिज्म है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज। तो ये सारे ऐसे फील्ड है जिसमें कि यहाँ पे बात किया गया है। इंडिया के द्वारा यहाँ पे रीइटरेटेड किया गया है 1 बिलियन जो लाइन ऑफ क्रेडिट का यहाँ पे ऑफर था उसको फिर से यहाँ पे दिया गया है, वो भी एशियन कनेक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए, जिससे कि हमारा फिजिकल और जो डिजिटल कनेक्टिविटी है एशियन कंट्रीज़ और इंडिया के बीच में वो और ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है, दोनों साइड से आप देखोगे कि डिस्कशन काफ़ी अच्छा खासा चलता है एशियन कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एशियन कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो इसी के ऊपर हम लोग डिस्कशन भी कर रहे हैं। एशियन कैसे इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में समझिए। सबसे पहला एशियन का जो सेंट्रलिटी है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को लेकर, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें ये एशियन कंट्री है, तो एशिया जो है ना ये इंडो पैसिफिक रीजन में आप देखोगे कि सेंटर में आता है। इस मैप में तो आप लोग को नहीं पता चल रहा है, इससे पहले वाली जो मैप थी इसमें आप लोग समझ सकते हो कि ये कैसे हमारे लिए सेंटर में आ रहा है, यानी कि इसकी लोकेशन आप लोग देखो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है हमारा प्यारा भारत, और ये है यहाँ पे एशियन कंट्रीज़, तो ये हमसे बहुत ज़्यादा नज़दीक है, और ये यहाँ पे एशिया पैसिफिक का जो रीजन है ना ये इसके मिडल में आता है ये रीजन, तो इसलिए इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी लोकेशन की वजह से ये सारे कंट्रीज़ जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इंडिया का एक यहाँ पे पॉलिसी था जो कि बहुत पुराना है, लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी कि ईस्ट की तरफ देखो। उसी को मोदी जी जब आए ना तो उसको चेंज करके कर दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी कि बहुत देख लिए हम लोग ईस्ट कंट्रीज़ को, अब यहाँ पे इसके साथ काम भी करना है। तो इसीलिए हमारा जो यहाँ पे पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो वो यहाँ पे बेटर तरीके से काम करेगा। इसी के साथ जो हमारा सागर है, यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये जो हमारा इंडो पैसिफिक वाले रीजन है ना, इसमें जितने भी कंट्री है उन सब के ग्रोथ को यहाँ पे काम किया जाएगा, यानी कि सबकी जो है एक साथ ऐसी ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे एक प्रोग्राम लाया गया है सागर, तो सागर भी सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। सेकंड है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी है। इंडियन ओशन में आप देखोगे कि 90% जो इंडिया का ट्रेड और एनर्जी सोर्सेज जो है वो यहाँ पे इंडियन ओशन में ही है। तो आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो एक मलक्का स्ट्रेट है जो कि चौक पॉइंट है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आप लोग देखो कि एक यहाँ पे सुंडा स्ट्रेट ये है, ये आपका मलक्का स्ट्रेट है जो कि बहुत ही पतली ये आपकी स्ट्रेट है, यानी कि दो जो है आपके लैंड मास को जोड़ती है ये स्ट्रेट। तो यहाँ से जो है ना एक बहुत ही पतला यहाँ रास्ता है जहाँ से ये ट्रेड होता है, यानी कि जितने भी शिप्स वगैरह वेसल्स वगैरह पार होते हैं तो वो यहीं से पार होते हैं, और ये एक चौक पॉइंट है, यहाँ पे कनेक्टिविटी बनाता है इंडियन ओशन का और पैसिफिक ओशन का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि साउथ ईस्ट एशियन रीजन में जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मलक्का स्ट्रेट है जो कि हमारे इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
साथ ही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हम लोग देखें तो ये लोअर है हमारा कहाँ, तो लाओस में, कंबोडिया में, म्यांमार में। इट मीन्स है कि इंडियन फर्म्स जो है ना वो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से गेन करते हैं, यानी कि इन सारे कंट्रीज़ में अगर इन्वेस्ट किया जाए, वियतनाम, लाओस में, म्यांमार में, तो हमारी जो कंपनीज है उनको बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलता है। साथ ही मार्केट बहुत है, लिक्विडिटी मार्केट है इंडियन फर्म्स के लिए। 67 मिलियन हाउस होल्ड है एशियान स्टेट में, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महंगा मार्केट है जिसमें कि हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही बहुत अच्छी यहाँ पे ये मार्केट है जिससे कि हम लोग चाइना को भी काउंटर कर सकते हैं। अगर कॉपरेशन देखें इंडिया और एशियान कंट्रीज़ के बीच में, तो ये काफ़ी क्रूशियल है, जिससे कि हम लोग जो चाइना का पावर बहुत बढ़ते जा रहा है ना इस रीजन में, तो उसको यहाँ पे अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे टैकल कर सकते हैं। साथ ही रीजनल और जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसके साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग देखें कि हमारा एंगेजमेंट जो आसियान के साथ बढ़ते जा रहा है, जिससे कि हम लोग क्या करेंगे कि इंडिया की इंटीग्रेशन और यहाँ पे जो रीजनल और ग्लोबल सप्लाई चेन मूवमेंट है उसके साथ यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो हमारी रिलेशन जो आसियान मेंबर के साथ यहाँ पे स्ट्रेंथन होगी, जैसे कि वियतनाम है, तो रिसेंटली इनके साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो हम लोग साइन किए ही है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमें यहाँ पे बेनिफिशियल हो सकता है। साथ ही साथ क्या है कि रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ को भी एड्रेस किया जाएगा। इंडिया और आसियान कंट्रीज़ में देखें तो कॉमन इंटरेस्ट और कंसर्न है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखो कि इंटरनेशनल लॉ हो गया, या फिर यहाँ पे मेंटेन करना है, पीस को प्रमोट करना है, स्टेबिलिटी होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए, साउथ चाइना सी में सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो ये सारी हमारी कॉमन कंसर्न है जिसके ऊपर हम लोग बात करते हैं और काम भी करते हैं। साथ ही फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होनी चाहिए, फ्री ट्रेड कनेक्टिविटी हो, ह्यूमन राइट्स, क्लाइमेट चेंज, ये सारे ऐसे टॉपिक है ना जो कि इंडिया और आसियान कंट्रीज़ का एक कॉमन कंसर्न है। तो मतलब कि एक होता है ना कि जब दो दोस्त आपस में मिलते हैं जिसमें कि एक कॉमन कैरेक्टर होता है, कॉमन नेचर होता है, तो उन दोनों में बहुत अच्छी पड़ जाती है। अगर एक जैसे सोच वाले लोग मिल जाते हैं ना तो पटती बहुत अच्छा है। तो वैसे ही है कि एशियन कंट्रीज़ और जो इंडिया है इनकी सोच एक ही है और कॉमन कॉज ऑफ कंसर्न भी एक ही है, तो इसलिए यहाँ पे मिलती बहुत है इन दोनों की। साथ ही आप लोग देखो कि इससे पहले जो है सार्क यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फेल्योर हो गई है, यानी कि यहाँ पे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, ये बहुत अच्छी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के कारण जो है ये ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से काम नहीं करता है, जिसके कारण जो है इंडिया को यहाँ पे या तो बिम्स्टेक के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, या तो यहाँ पे आप लोग देखो कि RCEP के ऊपर ध्यान देना, यहाँ पे एशियन कंट्रीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है, जब सार्क अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो इस रीजन में हमारा एशियन कंट्री है जो कि अच्छे से काम कर रहा है, कॉमन कॉज ऑफ कंसर्न भी है, तो इसलिए हम लोग इनके साथ मिलकर अच्छे से काम कर सकते हैं। तो हर एक लेवल में अगर आप लोग देखो तो एशियन कंट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, तो इसलिए हर एक पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि इंडिया और एशियान का जो यहाँ पे कॉपरेशन है इंडो पैसिफिक वाले रीजन में, तो इससे जो है ना बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डेवलप भी कर सकते हैं। इंडो पैसिफिक ओशन की जो इनिशिएटिव है उसको भी अच्छे तरीके से यहाँ पे डेवलप भी किया जा सकता है, और बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटी है ना उसको एक्सप्लोर भी किया जा सकता है पोस्ट कोविड वर्ल्ड के बाद। और साथ ही साथ एशियान को सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव में भी लाया जा सकता है, जिससे कि हमारी वैल्यू चेन लिंकेज जो है ना वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। इंडिया को यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की जितनी स्टेट है ना उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए, जिससे कि अच्छा खासा रीजनल कनेक्टिविटी हम लोग आसियान कंट्रीज़ के साथ बना सकें। तो हमारा जो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट की स्टेट जो है उसमें टोटल 7 स्टेट है, जैसे कि आप लोग देखो कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, नागालैंड है, सिक्किम है। तो ये सारे स्टेट को जो है ना बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टिविटी करना चाहिए, क्योंकि इन बहुत सारे ऐसे स्टेट है जो कि म्यांमार के साथ बाउंड्री टच करते हैं, तो इसकी कनेक्टिविटी अगर बढ़ेगी ना तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है जिसमें कि डेवलपमेंट बहुत कम है, तो डेवलपमेंट भी अच्छे तरीके से बढ़ सकती है। तो इसलिए लुक ईस्ट पॉलिसी जो है हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उस पर हम लोग अच्छे तरीके से काम भी कर पाएंगे। साथ ही इंडिया और एशियन रिलेशंस जो है वो अपने कॉपरेशंस को कॉमन एरिया ऑफ इंटरेस्ट में भी काफ़ी हद तक ये बढ़ा सकते हैं, जैसे कि जो इंडियन ओशन में पायरेसी बहुत होता है, यानी कि समुद्री चोरे लुटेरे बहुत है, तो उसको रोक सकते हैं। साथ ही मैरीटाइम डिजास्टर मैनेज अच्छे से कर सकते हैं, तो ये सारा काम करेंगे। साथ ही एक स्ट्रॉन्ग कल्चर कनेक्ट भी है, यानी इंडिया जो है आसियान रीजन के साथ एक स्ट्रॉन्ग कल्चर ही कनेक्ट भी करता है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी लैंग्वेज सेम है, कल्चर सेम है, डांस सेम है, स्पिरिचुअलिटी और जो रिलीजन है वो सेम है। साथ ही इंडिया को अपनी एक्टिव एंगेजमेंट रखनी चाहिए आसियान के साथ, जिससे कि फर्दर हम लोग आगे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पॉलिसी को हम लोग और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकें और बेटर मार्केट एक्सेस हो इंडिया बिजनेस को भी। ठीक है, तो ये सारी वे फॉरवर्ड यहाँ पे बताई जा रही है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हाँ ये बॉक्स है जिसमें एशियान के बारे में यहाँ पे कॉमन बताया गया कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का, जिसमें कि ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। इसमें सारी चीज़ें देखा जाता है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री,
एजुकेशनल, सोशियो कल्चर, इंटीग्रेशन सारे मेंबर्स और कंट्रीज़ में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कंसर्न देख लेते हैं, हमारा एशियन कंट्रीज़ के साथ क्या क्या कंसर्न है। इंपॉर्टेंस तो देख लिए, लेकिन कंसर्न भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि ट्रेड डेफिसिट, अगेन हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट अगर हम लोग देखें तो ये बढ़ते ही जा रहा है, $22 बिलियन तक का है 2018-19 में। दूसरा कॉज क्या है कि इंडिया जो अभी डिसाइड किया है कि RCEP से बाहर रहना है, ये कहीं ना कहीं एक स्टिकिंग पॉइंट बन जाएगा इंडिया और आसियान के बीच में, और जो इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट है उसको एक की एलिमेंट ही समझा जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या देखा जाएगा RCEP के अंदर, तो कहीं ना कहीं यही देखा जाएगा कि इंडिया अपने डोमेस्टिक मार्केट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है, बाहर के मार्केट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। इंडिया की अगर लिमिटेड कैपेसिटी देखें, यानी कि इंडिया की कैपेसिटी अगर देखें डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करने में, या फिर मार्केट एक्सेस, या फिर यहाँ पे सिक्योरिटी गारंटीज़, तो ये सारी चीज़ें बहुत लिमिटेड है, बहुत ही ज़्यादा हम लोग वाइड रेंज में तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते। हमारे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि हमारे यहाँ फिजिकल और इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत कम है। इवन इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में भी बहुत कम देखने को मिलता है। चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, चाइना आज के डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। अगर हम लोग एशियान कंट्रीज़ के पार्टनर्स में देखें तो इसमें इन्वेस्टमेंट पार्टनर भी चाइना का बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एशियान जो है वो चाइना का, आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो ये ऐसा है कि एशियान जो है वो चाइना का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो इससे जो है ना चाइना के साथ रिलेशन जो है एशियान का अच्छा हो सकता है, इंडिया का अच्छा नहीं हो सकता। तो ये सारे कुछ कॉज ऑफ कंसर्न है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ओवरव्यू देख ले इंडिया आसियान के रिलेशन में। तो बैकग्राउंड अगर चलकर देखें तो इंडिया इसका स्ट्रैटेजिक पार्टनर कब बना, एशियान में 2012 में बना। उसके बाद इंडिया एशियान स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अगर देखें तो ये न्यू मोमेंटम तब आया जब यहाँ पे एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेकर आया गया मोदी जी के द्वारा 2014 में। इंडिया का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी था उसमें कुछ फ्रेमवर्क है जिसमें कि हम लोग एशियान इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसको और आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके चलेंगे, और इसमें फिजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। आज की डेट में अगर देखें तो 30 डायलॉग मैकेनिज्म है हुआ है इंडिया और एशियान के बीच में। इंडिया और आसियान के कॉमोरेटिव अगर समिट देखें 2002 में था, तो आसियान इंडिया समिट जो है ना हर एक साल इस तरीके से होता है, ठीक है। इकोनॉमिक और कमर्शियल ट्रेड अगर हम लोग रिलेशन देखें तो इंडिया का जो है यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और वो भी आप देख सकते हो। साथ ही ये बढ़ते भी जा रहा है, हमारा इन्वेस्टमेंट रिलेशन भी बढ़ते जा रहा है, और आसियान जो है इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। वहीं अगर आज के डेट में देखें तो FDI जो फ्लो हो रहा है इंडिया से आसियान में, तो वो भी 98% तक बढ़ चुका है। पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कॉपरेशन देखें तो यहाँ पे डायलॉग पार्टनर है इंडिया जो है ना, यहाँ पे आसियान का भी डायलॉग पार्टनर है। साथ ही यहाँ पे डायलॉग और कॉपरेशन फ्रेमवर्क अगर देखें तो आसियान के द्वारा स्टार्ट किया गया है, जो कि आसियान रीजनल फोरम भी है, ईस्ट एशिया समिट भी है, आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इंडिया आसियान के बीच में होता है। साथ ही 25th एनिवर्सरी जो इंडिया आसियान डायलॉग रिलेशन का था वो 2018 में सेलिब्रेट किया गया, जिसमें कि दिल्ली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया था। फिर इंडिया का एक एनुअल ट्रैक है जिसको कि ट्रैक 1.5 इवेंट दिल्ली डायलॉग कहते हैं। तो इसमें हम लोग पॉलिटिको जो सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इशू है आसियान और इंडिया के बीच में उसको डिस्कस किए थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रैक 1.5 इवेंट दिल्ली डायलॉग ये किस दो के बीच में है, तो इंडिया और आसियान के बीच में। सोशियो कल्चर कॉपरेशन देखें तो दोनों कंट्री के बीच में जो है काफ़ी प्रोग्राम एक्सचेंज भी होता है, स्टूडेंट को लेकर, पार्लियामेंट्रियन को लेकर, मीडिया पर्सनल, फार्मर्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, तो ये सारे भी चीज़ें जो है एक्सचेंज होती है। सितंबर 2019 में देखें तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और जो मिनिस्टर ऑफ HRD है उनके द्वारा 1000 इंटीग्रेटेड PhD फेलोशिप जो है आसियान स्टूडेंट के लिए IITs में ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो ये भी आप लोग देख सकते हो। साथ ही आसियान कंट्रीज़ जो है एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इंडियंस के लिए। ज़्यादातर इंडियंस जो है आप लोग देखते हो कि ये मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सारे कंट्रीज़ में ज़्यादा घूमने जाते हैं, और 3.45 मिलियंस जो थे वो इंडिया से ही थे 2018 में। इंडियन डायस्पोरा भी आप देखो जो इंडिया ओरिजिन के हैं वो दूसरे कंट्रीज़ में जाकर रह रहे हैं, तो आसियान रीजन में बहुत ज़्यादा है। 20% आपको इंडिया के टोटल डायस्पोरा देखने को मिलेंगे। कनेक्टिविटी की बात करें तो 2013 में इंडिया जो था वो 3rd डायलॉग पार्टनर था एशियान का, और जिसमें कि आप देखोगे कि इंडिया के द्वारा यहाँ पे एक प्रोग्रेस किया गया है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे में और कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट में। तो एक पॉसिबल एक्सटेंशन है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे को यहाँ पे कंबोडिया तक, लाओस तक और वियतनाम तक लेकर जाना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में बात करें तो 6 जो आसियान इंडिया समिट 2007 में हुआ था, इंडिया के द्वारा एक आसियान इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड को सेटअप किया गया, जिसमें कि $1 मिलियन तक का कंट्रीब्यूट किया गया इंडिया के द्वारा। साथ ही ये फंड जो था ये 2009 से स्टार्ट हो गया, और ये आज के डेट में 2016-17 में देखें तो $5 मिलियन तक का इसमें फ़ंड है।
इन्वायरमेंट में देखें तो 6th एशियन और इंडिया समिट 2006-7 में जो हुआ था, इंडिया के द्वारा यहाँ पे आसियान इंडिया ग्रीन फंड भी यहाँ पे आपका सेटअप किया गया, जिसमें कि इनिशियली $5 मिलियन तक का यहाँ पे इंडिया के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया। कुछ और एरिया है जो कि यहाँ पे देखा जाता है क्लाइमेट चेंज को लेकर, एनर्जी एफिशिएंसी, क्लीन टेक्नोलॉजीज़, रिन्यूएबल एनर्जी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ये सारे एरिया है जिसमें कि इंडिया और आसियान कंट्रीज़ जो है मिलकर यहाँ पे काम करते हैं। तो आज के लिए इतनी ही रखते हैं। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रिक्स के साथ, और फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।